आप सभी को नमस्कार। मैं सविंद्र कुमार पांडे, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 गया। इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देता हूं। यह गणतंत्र हमारे इस विद्यालय के लिए बहुत ही खास है। उसका कारण है कि हमारे इसी विद्यालय से पढ़ी हुई पूर्व छात्रा अंजलि प्रभा, जिन्होंने बीपीएससी में अपना परचम लहराया है, अपने कुल, परिवार, समुदाय और स्कूल का नाम रोशन किया है। इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में 7वीं रैंक प्राप्त की और सब रजिस्ट्रार का पद प्राप्त किया। आज हमारे लिए हर्ष की बात है कि अंजलि प्रभा हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने यहाँ पर 2017 में 12th पास आउट किया। इतनी कम उम्र में इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है कि जिसके लिए विद्यालय के सभी बच्चे इनके प्रति, इनके लगन के प्रति, इनके कर्म के प्रति आकर्षित हुए हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज इस गणतंत्र दिवस पे अपने इस विद्यालय को दिया है, जहाँ पर इनका बचपन बीता है। इन्होंने सारी शिक्षाएं ग्रहण की हैं। आज हमें आप लोगों से अंजलि प्रभा से रूबरू करवाता हूँ और जानना चाहता हूँ कि इन्होंने किस तरह से मेहनत की और इतने कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया और इनका आगे का क्या लक्ष्य है, देश के प्रति क्या इनकी विचारधारा है, उन सब से हम अवगत होंगे। किस तरह से बच्चों को तैयारियों के लिए लगना है, उन्हें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब भी आज अंजलि प्रभा आप लोगों को बताएंगी और इन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया इस दरमियान, उसके बारे में भी आपसे को बताएंगी। और मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अंजलि प्रभा मैडम, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके इस विद्यालय केवी नंबर 2 गया में, इस केवी न्यूज चैनल में। आज आप अपने बारे में कुछ बताइए, कैसा ये विद्यालय आपके लिए था, किस तरह से था, ताकि बच्चे और सभी समाज के लोग उससे लाभान्वित हो सकें। मैडम सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और सम्मानित किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सबके लिए एक बहुत ये गौरवान्वित मोमेंट होता है कि वो उसे स्कूल में बुलाया जाए, उसे सम्मान दिया जाए। तो सबसे पहले मैं पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो केवी है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। स्कूल मेरे लिए एक दूसरा घर जैसा था। जब मैं यहाँ पर आती थी तो मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता था, क्योंकि ऐसे लगता था ना कि मैं जो सपना देखना शुरू की हूँ वो मैं स्कूल में ही शुरू की हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिला। उसके बाद मुझे समझ में आया कि आगे जीवन में कैसे आपको सस्टेन करना है, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होना चाहिए, आपको कैसे कैसे अपनी तैयारी आगे की रणनीति तैयार करना है। ये सब मुझे स्कूल से ही सीखने को मिला, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे जिनके घर में वैसा माहौल नहीं होता है, तो उस केस में जो स्कूल होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप जो अपना स्कूल है उसको कभी इग्नोर ना करें। वहाँ जितना भी आपको सिखाया जाता है उसको पूरे दिल से अपने अंदर समाहित करें और अपने जीवन में अमल करें। जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने देखा, अंजलि प्रभा ने बताया किस तरह से विद्यालय एक दूसरा घर होता है जहाँ पे हम सभी सीखते हैं। इन्होंने इसी विद्यालय में वो सब सीखा, खासकर जिंदगी से लड़ने का वह हुनर सीखा, परीक्षाओं में किस तरह से लिखा जाए उसके बारे में सीखा। अब मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस तरह की चुनौतियाँ आपके जीवन में आई जब आप मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, चूंकि एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अनिश्चितता है और बच्चे निर्णय तो लेते हैं लेकिन सफलताओं का अनुपात कम होता है, तो आपने क्या ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से आपको इतनी कम उम्र में वो मुकाम हासिल हुआ? यस सर, ये जो सिविल सर्विसेज है वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग कंपटीशन है। तो मैं बस ये इतना बताना चाहूँगी कि जो मेरा गोल था वो बहुत पहले से मैं सेट कर रखी थी कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मेरा कि इतना कम उम्र में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत पहले डिसाइड कर ली थी कि मुझे 11th-12th में साइंस स्ट्रीम रखना है, क्योंकि उस टाइम मेरा साइंस से जो रुझान था वो ज़्यादा था। फिर मैं डिसाइड की कि मुझे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल रखना है, इसलिए मैं अपना जो सब्जेक्ट था 12th के बाद चेंज करके ज्योग्राफी ले ली। फिर उससे मैं अपना ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट की
और उसके बाद मैं फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और मेरे दिमाग में बस एक चीज़ फिक्स था कि मुझे ये करना है तो बस करना है, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई ऑप्शन नहीं रखी थी। मुझे था कि बस हाँ, बस यही चाहिए, एक ऐसा जॉब है जहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा काम करके। तो अगर आपके अंदर भी ये रहेगा ना लक्ष्य कि नहीं आपको यही चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए ना जी जान लगा देंगे। और मेरा ये था कि मुझे मतलब ये था कि बस चाहिए चाहिए था, तो मैं अपना पूरा जो ध्यान था इसी पे फोकस कर रखी थी। अब पूरा डिस्ट्रैक्शन से दूर, सोशल मीडिया वगैरह नहीं, सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही थी। 1 डेढ़ साल तो ऐसा था कि उसमें मैं महीनों महीनों तक रूम से नहीं निकलती थी। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था। बाकी खुद पे विश्वास था कि मैं कर लूँगी। कभी कभी बहुत लो फील करते थे, लगता था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, लेकिन लगता था कि नहीं, बस करना यही है तो फिर कैसे भी करके तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो आपको भी बस इतना ही फोकस रहना है और अपने आप पे विश्वास रखना है, तो आप भी ये मुकाम जरूर हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा किस तरह से समय का सदुपयोग, यही वो चीज है जिसे आजकल की युवा पीढ़ी भागती है। बातें खूब होती है लेकिन कर्म के क्षेत्र में कम लोग उतरते हैं। तो ये वैसे ही योद्धा रही जिन्होंने बताया भी आप लोगों को, महीनों तक ये अपने रूम में रहती थी और बाकायदा पढ़ती थी। इनके माता पिता इनके लिए दिन रात एक मेहनत करते थे। इनका परिवेश जो था बहुत ही अच्छा था। ये अपने 3 भाई बहनों में से सबसे बड़ी रही हैं। सेकंड नंबर हाँ, पे सेकंड नंबर पर रही हैं क्योंकि लेकिन बड़ा ही हिमांशु थे। जी, तो इन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है अपने स्कूल के अलावा अपने परिवार के भाई बहनों के लिए भी। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, विषय का सिलेक्शन कैसे किया जाए? क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड की थी, आपने ज्योग्राफी लिया, इसमें स्केलिंग का क्या रोल होता है? किस तरह से बच्चे एक ऐसा विषय चुने जिसमें उन्हें अधिकतम मार्क्स मिले, खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में? जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आपने यूपीएससी का पिछला वाला एक इंटरव्यू भी दिया हुआ है जिसमें काफी अच्छा आपने किया था, लेकिन आपने बीपीएससी में सिलेक्शन लिया। अब आपका यूपीएससी टारगेट है जिस तरह से आप बता रही हैं। तो ये जो बच्चे हमारे हैं, ये किस तरह से किस विषय का चयन करें ताकि इनके लिए अच्छा स्कोरिंग हो? यस सर। जो सब्जेक्ट था वो मेरा ज्योग्राफी था, और इसको चूज़ करने के पीछे एक रीज़न था कि 11th-12th में मेरा साइंस स्ट्रीम था। तो जो ज्योग्राफी एक थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से है तो आप ये देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। पहले आप 2-4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सैलो नॉलेज के लिए पढ़ लो। उसके बाद आप देखो कि आप किस पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। आप अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करोगे ना तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। मेरा ये था कि ज्योग्राफी एक तो साइंटिफिक था, ऊपर से उसमें जो फिगर्स और मैप वगैरह बहुत यूज़ होता है, और मेरा पेंटिंग मतलब मुझे इंटरेस्ट है तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैप वगैरह मैं बहुत अच्छा मतलब फ्री हैंड बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक एज मिल गया कि ज्योग्राफी साइंटिफिक भी हो गया, साथ में ड्राइंग से रिलेटेड भी हो गया, तो मैं उसमें अच्छा स्कोर कर लेती हूँ। मेरा स्कोर भी जो बीपीएससी में था वो अच्छा था, 182 मार्क्स मिला था। बाकी लोगों का ज्योग्राफी में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस होते हुए भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए थे। इवन कहते हैं कि ज्योग्राफी में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप अच्छा लिखोगे ना तो ज़रूर मिलेगा आपको। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशोलॉजी अच्छा होता है, या फिर पबैड हो गया वो अच्छा सब्जेक्ट है, या फिर एंथ्रो हो गया, या फिर साइंस के जो भी सब्जेक्ट है वो। तो आप देखो कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आप किस में लिख सकते हो, किस में अच्छे कंटेंट आप डाल सकते हो, वही सब्जेक्ट लो। आप किसी दूसरे का देखकर मत लो कि हाँ उसमें अच्छा लिखा है या फिर उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे। इससे आप कभी प्रभावित मत हो। आप खुद अपना खुद से प्रैक्टिस करो, खुद लिखो, फिर देखो कि आप किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से विषय का चयन करना चाहिए। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये बच्चे हैं, कुछ यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, कुछ बाहर से होते हैं। आप जो कि दिल्ली में भी आपने डीयू से ग्रेजुएशन किया और आपने उस चीज़ को भी महसूस किया कि आपके समय में पढ़ने के दौरान क्लास में कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं, तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। आज जब इस तकनीकी का ज़माना आ गया तो ऐसे बच्चे जो दूर शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, तो वो कैसे यहाँ पे रह के तैयारी करें ताकि वे सफल हों और वे भी आप ही की तरह सफलता का परचम बुलंद करें? यस सर। हमारे टाइम में तो उतना एक्सपोजर नहीं था, इसलिए, और जो बिहार में कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। और जो ऑनलाइन सोर्सेज है वो भी उतना अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम तो मैं चली गई थी डीयू में। वैसे भी डीयू बहुत अफोर्डेबल है,
बस वहाँ रहने खाने का जो खर्च लगता है वो है। बाकी कॉलेज में कोई फ़ी उतना ज़्यादा नहीं था। इवन मैं तो ये कहूँगी कि केवी की वजह से जो हम 3-4 भाई-बहन हैं, वो इस स्कूल में पढ़ पाए, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल स्कूल है। नहीं तो ऐसे अगर 3-4 लोग अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो वो पॉसिबल नहीं होता कि मैं डीयू जा सकती थी, क्योंकि 12th तक ही सारा खर्च हो जाता है। तो मेरा पहले से ही था कि अगर मैं इतने अफोर्डेबल स्कूल में पढ़ी हूँ तो उसके बाद भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ूँगी। तो इसलिए फिर मैं डीयू चली गई। तो मेरा उसमें ज़्यादा खर्च नहीं हुआ था, बस रहने खाने में खर्च हुआ था। उसके बाद बस मेरा एक बार खर्च हुआ कोचिंग में जब ली थी तो उसका भी कारण ये था कि मेरे घर से कोई सब मतलब कोई पहले किया नहीं था, ये पीपीएससी यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया था और फिर कोई गाइडेंस नहीं था। तो उस टाइम मैं बिल्कुल क्लूलेस थी कि किससे हेल्प लूँ, इसलिए मुझे लेना पड़ा। लेकिन अब जो इतना टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ गया है, जिसकी वजह से ऑनलाइन सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसकी हेल्प से आप घर बैठे भी आप कर सकते हो प्रिपरेशन। और अगर आपका घर का माहौल बहुत अच्छा है, शांति है, डिस्टर्बेंस नहीं है और घर में सारे लोगों का सपोर्ट है, तो आप बेझिझक घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ ये केस नहीं था, घर का माहौल उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मतलब बाहर जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप बेझिझक यहाँ पे रह के और ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ करके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। अंजलि, प्रभा जी, हमारे साथ केवी नंबर 2 के हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि वो किस तरह से, क्या उनको चुनौतियां आ रही हैं, क्या आएंगी, उन प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहते हैं। तो प्रश्न, रिया। नमस्ते दीदी। आप जैसा कि हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं, तो हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिल रही है कि आपने इतना अच्छा किया है और इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है बीपीएससी में। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ भविष्य को लेकर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी अननोन टॉपिक से सामना करते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को किस तरह डेवलप करें कि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े और उस टॉपिक के लिए विस्तार से हमारे पास नॉलेज हो। हाँ, जैसे कि आपका प्रश्न प्रश्न ये है कि जब आप ऐसे स्पॉट पे रहते हो कि क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आता ना कि क्या आंसर करना है, तो उसके लिए थिंकिंग कैपेसिटी कैसा होना चाहिए। तो जैसे ये जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, इसमें बहुत बार ऐसा होगा मेंस के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होंगे। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तो आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ईज़िली टैकल कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन काउंटर करते हैं जिसमें हमको समझ में नहीं आता है कि क्या आंसर करें। लेकिन इसके लिए ना घबराना नहीं है, वो आप कर सकते हो। आप नॉलेज बेस अच्छा रखो और साथ ही साथ प्रैक्टिस करो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ज़्यादा डायमेंशन पता चलेगा। और करंट अफेयर से हमेशा अवगत रहिए, तो आप जो जितने सारे क्वेश्चन है उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल। अब दूसरा प्रश्न, आशिका। नमस्ते दीदी। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाएं तो हम अपने चेहरे और आंखों को कॉन्फिडेंस को मेंटेन कैसे करके रखें। हाँ, जैसे कि आपका प्रश्न है कि जो इंटरव्यू में हम जाते हैं तो हम कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करें। तो इंटरव्यू जो होता है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी ये है कि जो एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, ये एक थ्रू आउट द प्रोसेस का आउटकम है। तो आपको जो पर्सनैलिटी है उस पर अभी से ही वर्क करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी है वहाँ से भी डेवलप होता है। और आपको भी पता है कि जो केवी एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपको मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर तरीके से आपको फैसिलिटी दिया जाता है और इसका आपको भरपूर उपयोग करना है। और जब आप फाइनल इंटरव्यू के दिन जाते हैं, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और अपना जो नॉलेज बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आप नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो आप इजीली इंटरव्यू को फेस कर सकते हो। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं बस इतना ही बोलूँगी, बाकी आप खुद कर सकते हो। अब मैं अगले प्रश्न के लिए स्वाति को कहना चाहता हूँ। स्वाति अपने प्रश्नों को पूछिए और अंजलि जी उसका जवाब दे रही हैं। नमस्ते दीदी। मैं स्वाति कुमारी कक्षा 12वीं ब की छात्रा आपके समक्ष एक सवाल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, इनसे खुद को कैसे दूर रखें और सेल्फ कंट्रोल कैसे मेंटेन करें। धन्यवाद। जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो डिस्ट्रैक्शन है उससे कैसे बचना है और सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है।
तो हम सबको पता है कि अभी जो सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है जिसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सोशल मीडिया है ना उसको दो तरीके से देखना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तरीके से। और आप ये देखो ना कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे मतलब बहुत वो कंट्रोल्ड वे में रहते हो तो आपको ना जो नेगेटिव साइड है सोशल मीडिया का वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। आपको बस ये देखना है कि सोशल मीडिया को कैसे पॉजिटिवली यूज़ करना है और बस एक लिमिट तक यूज़ करना है। उस पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि जिससे आपका जो समय है वो वेस्ट हो जाए और उसका आउटकम ज़ीरो आ जाए। तो आपको बस खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा और खुद का कंट्रोल तब आएगा जब आपका जो लक्ष्य है वो बहुत सॉलिड हो, स्ट्रांग हो और जो आपका डेडिकेशन है लक्ष्य के प्रति वो मतलब आपको ना कभी अपने रास्ता से ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। तो आपको हमेशा फोकस्ड रहना है और अगर आपका लक्ष्य स्ट्रांग है तो आप ऑब्वियसली कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और सोशल मीडिया को हमेशा एक यूज़फुल वे में यूज़ कीजिए, जितना हो सके मतलब जो फालतू का चीज़ है उससे दूर रहिए। अब मैं अगले प्रश्न के लिए दीक्षा को आमंत्रित करता हूँ। दीक्षा, अपने प्रश्न पूछिए। नमस्ते दीदी, मैं दीक्षा शंकर, केवी नंबर 2 गया की छात्रा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने मोटिवेशन को अपने लो टाइम पे किस तरह से हाई रखें। धन्यवाद। जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो लो टाइम में अपने मोटिवेशन को कैसे मेंटेन रखना है, तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपको लंबे टाइम तक सस्टेन रखने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो जो मोटिवेशन है ना वो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा चीज़ है जो बहुत मतलब मोटिवेशन के लिए के रूप में हेल्प करेगा। तो मेरे लिए जैसे था कि जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। जब भी मैं लो फील करती थी तो मैं अपना पूरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसको याद करती थी और फिर मैं सोचती थी कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगी ना तो जो मेरा अभी सिचुएशन है वो सेम रह जाएगा। तो मेरा ये था कि मुझे बस उस दलदल से निकलना है, जो अपना जो डेस्टिनी है उसको चेंज करना है। और इसी चीज़ को मैं हमेशा याद करती थी। तो कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम आता था मैं उसको बस दिमाग के एक कोने में फिक्स कर देती थी कि नहीं जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं हमेशा बस उस पर फोकस रहती थी। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि चैलेंजेस बहुत आएंगे लाइफ में, आप बहुत लो फील करोगे, लेकिन अगर आपका जो मोटिवेशन है वो एकदम आंतरिक होगा ना तो वो लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगा और आप कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होंगे भी तो थोड़े टाइम के लिए होंगे, लेकिन आप उससे ओवरकम हो जाओगे। अब मैं अगले प्रश्न के लिए पलक को आमंत्रित करता हूं कि पलक, आप अपने प्रश्न पूछिए। नमस्ते दीदी, मैं पलक कुमारी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 की छात्रा, आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा प्रश्न काफ़ी साधारण है पर बहुत महत्वपूर्ण भी है कि हमें किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए और कैसे शुरू करनी चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी हम कैसे बनाकर रखें। धन्यवाद। हाँ, तो जैसे कि आपका प्रश्न है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये एक बहुत ही कॉमन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो सिविल सर्विसेज है ना उसके लिए एक आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और ये बैकग्राउंड स्ट्रांग तब होगा जब आप अच्छे से अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लें और ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ लें, तब जो आपका नॉलेज बेस है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है वो अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में से कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना वो सोचते हैं कि अभी स्कूल टाइम से ही मैं स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन, लेकिन स्कूल टाइम में आप टोटली प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो, बस अपना पर्सनैलिटी पे ध्यान दो कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और आपका नॉलेज बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो आप अपना प्रिपरेशन लास्ट ईयर में स्टार्ट कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत लंबा जर्नी है और अगर आप ये जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट कर लोगे ना तो आप फेडअप हो जाओगे। तो आप लास्ट ईयर में स्टार्ट करो और आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि पहले आप अपना जितना भी बेसिक है जो NCERTs है ये सबको अच्छे से पढ़ लो। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप स्कूल में हो ना तो सबसे पहले तो जो अपना NCERT बुक्स है उसको कभी इग्नोर मत करो, उसको अच्छे से पढ़ लो ताकि कल को आपको ना दोबारा ये चीज़ पढ़ना ना पड़े। तो NCERT बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से देख लो, एनालाइज कर लो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर आप जो नोट्स बनाओ फिर उस PYQ के बेसिस पे और जो आपने पढ़ा है उस बेसिस पे आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओ
और उसी को रिवाइज करो बार बार। बाकी जो बहुत सारे मटेरियल है, जो वैल्यू एडेड मिलते हैं मटेरियल, वो आप मार्केट से ले सकते हो और अपने जो कंटेंट है उसको एनरिच कर सकते हो। और फिर आप अगर जब बड़े हो जाओगे ना, मतलब जब आप कॉलेज कर लोगे, तो आपके टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, तब आपको और भी आइडिया मिल जाएगा। हो सकता है तब तक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाए। तो आपको हमेशा बस टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहना है और थोड़ा अवेयर रहना है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है दुनिया में, कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है फिर सही से आप कर सकते हो। अंजलि जी, प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन आपका व्यस्त समय है और आपने जिस तरह से हमें समय दिया, अपने इस केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 को समय दिया, गया को, उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इन बच्चों के प्रश्नों का जिस तरह से आपने समाधान किया, ये बच्चे निस्संदेह उसी की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। इनके उज्जवल भविष्य के साथ ही साथ हम आपके और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो, क्योंकि आप उसके लायक हैं और आप उसी लिए पैदा भी हुई हैं, उसी लिए आप शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ना भी चाहती हैं। जैसा कि आपके माता पिता भी चाहते हैं कि आप उनका नाम देश की सर्वोच्च संस्थान में अंकित कीजिए, सर्वोच्च सेवा में आप परिश्रम कीजिए, ताकि सबका नाम हो और उसके साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय के भी नंबर 2 गया का भी नाम हो, क्योंकि जड़ को कभी कोई नहीं भूलता है। और ये वो जड़ है जहाँ से आप निकली हैं और आगे जा रही हैं, और आपको ही देख के हमारे बच्चे भी मोटिवेट होके उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक, आप अकेले नौकरी नहीं करने जा रही हैं, आपको देखी देखा एक टीम जा रही है करने, जो आपसे मोटिवेट हो रही है और जो आपके पथों पे चलेगी और आगे चल के मेहनत करके इस देश में अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। तो इस तरह से आप सभी लोग केंद्रीय विद्यालय न्यूज में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित तो जानकारी देखते ही देखते हैं, प्लस किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से एक नए भविष्य का निर्माण किया जाए, उससे भी संबंधित जानकारी, प्रेरणा, मार्गदर्शन भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है और आप सभी लोग उसे अच्छे से